घर तो ले लिया नोएडा में, तो आप जॉब कर रहे हो बेंगलोर में, अब वो घर तो शिफ्ट होके वहाँ नहीं जाएगा। 1980s में जब हम आए थे तो उस टाइम पे वेव चली थी कि रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन जब भी पैसे की या इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो फाइनेंशियल लिटरेसी गैप सदा ही नजर आता है। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और सडनली आपको रियलाइज होता है जब आप 35-40 में के ऊपर हो जाते हो कि भाई अब तो रिटायरमेंट का टाइम आ लिया, तब रियलाइज करते हैं कि हाँ अरे अभी तो ट्रेन सी छूट गई हमारी और रिटायरमेंट के लिए तो कुछ प्लान नहीं किया। छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप 5,000 पर मंथ भी इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपने 25 साल में स्टार्ट किया और 60 साल में रिटायर हो रहे हैं तो मान लीजिए 60-35 साल हैं आपके पास, अगर वो 12% रिटर्न देता है तो सीआर हो सकता है। मुझे अच्छे लोग मिले जिन्होंने बोला कि भाई रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दे। सर, ऑफिसर को लगता है कि पेंशन और ग्रेच्युटी से काम चल सकता है, तो क्या ये सोच सही है? लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए वो ग्रोसली इनसफिशिएंट है। ओके। जय हिंद दोस्तों, फिन विजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन हीरोज की जो देश की रक्षा तो करते ही हैं, पर जब पर्सनल फाइनेंस की बात आती है तो वो बिना ट्रेनिंग के बैटलफील्ड में उतर जाते हैं। चाहे आप यंग लेफ्टिनेंट हैं या रिटायरिंग कर्नल, आप यूनिफॉर्म में हैं या रह चुके हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमेशा की तरह कर्नल संदीप मेहलवार, जो कि हमारे इन हाउस फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं और आर्मी वेटरन भी है। हेलो सर, वेलकम टू द शो। जय हिंद अमिता, एंड ऑलवेज गुड टू बी हियर। आपने सही बोला, आर्मी में हमने लीडरशिप और डिसिप्लिन तो अच्छी तरह सीख लिया, लेकिन जब भी पैसे की या इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो फाइनेंशियल लिटरेसी गैप सदा ही नजर आता है। तो चलो कुछ एक पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सर, आर्म फोर्सेस की सैलरी तो काफी स्टेबल और प्रेडिक्टेबल होती है और बेनिफिट्स भी क्लियर होते हैं। क्या ये फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए काफी है? लोग सोचते हैं कि रेगुलर इनकम के चलते उन्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या ये सोच सही है? यस, आपने सही कहा कि आर्मी में चीज़ें जनरली प्रेडिक्टेबल होती हैं, जैसे कि आपकी सैलरी कितनी आनी है, कितना इंक्रीमेंट है, आपका कितना एमएसपी है, उसमें कितना डीए आ रहा है, फील्ड में जा रहे हो तो कितना फील्ड अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये सब एचआरए भी तकरीबन वेल नोन होता है और पहले से ही पता होता है और उतना ही आता है। तो चीज़ें काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ये प्रेडिक्टेबल होना भी कभी कभी कॉम्प्लेसेंसी ले आता है कि लोगों को लगता है ये तो मेरा मिलता ही रहेगा मुझे सदा के लिए। लेकिन और हम जब फौज में रहते हैं तो जनरली बाहर वाली चीज़ों से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी नहीं होते, पता भी नहीं होता है, तो हम सिक्योर फील करते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है। जैसे कि क्या होता है, फील्ड एरिया में है तो वहाँ तो हमारे पास रिसोर्सेज होते नहीं है इन्वेस्टमेंट के, तो पैसे एट टाइम्स सेविंग्स अकाउंट में ही पड़े रहते हैं, क्योंकि ना तो वहाँ पे स्लिप देखने का टाइम होता है और ना ही इतने रिसोर्सेज होते हैं इंटरनेट वगैरह जहाँ पे आप चीज़ों को एक्सेस कर सको या इन्वेस्ट कर सको। पी स्टेशन में आते हैं, फील्ड से आते हैं, थोड़े डिप्राइव्ड भी फील करते हैं कि भाई पी स्टेशन में जा रहे हैं तो ज़िंदगी जी लें, क्योंकि वहाँ तो पहाड़ों में और जंगलों में रहें, वहाँ थोड़ा खर्चा ज़्यादा कर लेते हैं। तो एट अ टाइम्स ड्यूटी की वजह से या अवेयरनेस ना होने की वजह से हम जनरली अपने इन्वेस्टमेंट को डिले करते रहते हैं। प्लान फाइनेंशियल गोल्स की तरफ अपनी, या तो फौज में पैसों की बात होती है, और अगर कोई करना भी चाहता है तो जब हमारे टाइम तक, और अभी भी चेंज नहीं हुआ होगा, ये टैबू टाइप था कि भाई ये तो पैसा जिसने डिस्कस किया वो तो फौज के लिए अनफिट है, ऐसा भी माना जाता था। वो नहीं करते और लगता है तो कि भाई ये तो चलती रहेगी ज़िंदगी और पे चलती रहेगी, तो रिटायरमेंट प्लानिंग को वो एक नज़रअंदाज कर दिए देते हैं। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और सडनली आपको रियलाइज़ होता है जब आप 35-40 में के ऊपर हो जाते हो कि भाई अब तो रिटायरमेंट का टाइम आ लिया, क्योंकि 54 में जनरली हम यंग ही रिटायर हो जाते हैं। मतलब देखने में लगे तो कोई फौजी रिटायरमेंट टाइप होता भी नहीं है, 54 साल की उम्र कोई रिटायरमेंट होने के लिए नहीं है। तब रियलाइज़ करते हैं कि हाँ अरे अभी तो ट्रेन सी छूट गई हमारी और रिटायरमेंट के लिए तो कुछ प्लान नहीं किया। अभी मिलेगा तो मुझे केवल रिटायरमेंट कॉर्पस मिलेगा जो 1 सवा करोड़ मिलेगा, और पेंशन वही हाथ में रह जाता है। हालांकि हम अपना रिटायरमेंट कॉर्पस भी हमें जनरली अवेयर होता है कि कितना मिलेगा और पेंशन भी कितना मिलेगी, तो इसमें हम कंफर्ट तो फील कर सकते हैं, लेकिन सफिशिएंट नहीं होगा। एंड स्पेशली विद द चेंजिंग लाइफस्टाइल, चेंजिंग नीड्स ऑफ द इकोनॉमी एंड जो हमारी स्टैंडर्ड के हिसाब से चाहिए, उसके लिए सफिशिएंट तो बिल्कुल भी नहीं। यस, कंफर्टेबल फील करते हैं, पर वो नज़रिया जब बाहर आते हैं तभी पता लगता है कि असलियत क्या है।
तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे एक फौजी अपनी सैलरी का मैक्सिमम हिस्सा बिना किसी लाइफस्टाइल के चेंज किए बगैर यूज़ कर सकता है? ओके, देखो आर्मी की सैलरी वैसे तो सफिशिएंट है, जहाँ तक सैलरी की बात है। तो उसमें सेव करने का भी स्कोप होता है। तो उसमें सिंपल तरीका होता है, स्टार्ट अर्ली। एक सिंपल स्ट्रेटेजी बोले तो आप जैसे ही आप कमीशन हुए हैं या जैसे ही आप भर्ती हुए, अगर आज अगर आप अग्निवीर हैं या जवान हैं, तो अगर आपने नहीं भी किया अभी तो यंग एज में ही स्टार्ट करिए। एंड यू कैन स्टार्ट स्मॉल, यू कैन स्टार्ट इवन विद 5,000 रुपीज पर मंथ एंड बिल्ड इट अप एज पर योर फाइनेंशियल कैपेसिटी एंड फाइनेंशियल स्कोप कितना है आपका सेविंग्स में, उसके हिसाब से आप स्टार्ट करिए। छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप 5,000 पर मंथ भी इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने 25 साल में स्टार्ट किया और 60 साल में रिटायर हो रहे हैं, तो मान लीजिए 35 साल हैं आपके पास, अगर वो 12% रिटर्न देता है तो 2.75 CR हो सकता है। तो 5,000 पर मंथ करेंगे अगर 25 साल में, जब हम भर्ती भी हो जाते हैं और कमीशन हो जाते हैं और 60 साल तक करते रहेंगे, तो हमारा 2.75 होगा। लेकिन हर साल हमारा पे इंक्रीमेंट होता है और डीए भी मिलता है, तो तकरीबन 10-11% का तो हमारा इंक्रीमेंट हो ही जाता है साल। अगर हम इसको एसआईपी को 5,000 से स्टार्ट करी पर मंथ आज, और अगर 10%, क्योंकि पे बढ़ रही है हमारी, अगर उसको हम स्टेप अप एसआईपी कर लेते हैं, तो अगले 35 साल में इसका कॉर्पस 8.8 करोड़ हो सकता है, जो कि सफिशिएंट अमाउंट हो सकता है। तो आप 5 से स्टार्ट करेंगे तो 8.8, अगर आप 20 से स्टार्ट कर सकते हैं तो उसका 4 गुना, तकरीबन 34 करोड़ हो जाएगा। ठीक है। और मैं आपको यहीं पे बता दूं, अगर हम नहीं किया होता, जब हम 96 में कमीशन हुए और हमें तकरीबन 29 ईयर्स हो गए आज, अगर हमने 10,000 रुपए की एसआईपी की होती म्यूचुअल फंड में, तो इसका मैंने लिंक्डइन पोस्ट वगैरह पे शेयर भी किया है, यूट्यूब में भी शेयर किया है। तो मेरा एक वहाँ पे उस टाइम पे 3-4 म्यूचुअल फंड अवेलेबल थे, तो अगर मैंने तीनों चारों में से किसी में भी डाला होता, तो आज मेरे पास कॉर्पस कम से कम 25 करोड़ का हो गया होता, 10,000 पर मंथ। आप बोलोगे उस टाइम पे 10,000 मुश्किल था? हाँ जी। यार मुश्किल, बिल्कुल मुश्किल था। 1,000 तो कर सकता था मैं, क्योंकि पे मेरी, और जब फिफ्थ पे कमीशन में आए थे हम, तो 8-9 हज़ार रुपये पे थी। अगर 1,000 से करते तो 2.5-3 करोड़ रुपए हो जाते। देख, उतना तो हो सकता था। तो हमने नहीं किया, आप तो कर सकते हो, तो अभी करिए, तो आप 8-10 करोड़ आराम से हो जाएगा। छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी करना और रेगुलरली करते रहना। हम आर्मी में सभी डिसिप्लिन, तो हम हमारे में खून में, रग रग में घुसा हुआ है। तो अगर हम यही डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग में ले आए, तो ये एक फेनोमेनल चेंज ला सकता है और आपके रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को फुली सिक्योर कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस को समझें, कंपाउंडिंग कितनी पावरफुल होती है उसको समझें, और वो आपको तभी फायदा देगी अगर आप अभी से इन्वेस्ट करेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग रहेंगे, तो फेनोमेनल चेंज आ सकता है और आपकी लाइफ बदल सकती है और आपके आने वाले बच्चों की लाइफ बदल सकती है। तो जरूर करें इसे। सर, ऑफिसर को लगता है कि पेंशन और ग्रेच्युटी से काम चल सकता है, तो क्या ये सोच सही है? तो वो पेंशन ग्रेच्युटी में मिला के कुल हमें 1 करोड़ के करीब जो मिलता है, तो उसमें बेसिक काम तो चल जाएगा। लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए वो ग्रोसली इनसफिशिएंट है। ओके। और हमारा ये सोच भी नहीं होना चाहिए कि भैया बेसिक्स काम चल गए तो काफ़ी है, क्योंकि आपने ज़िंदगी भर मेहनत करी है, इतने दाएँ बाएँ की पोस्टिंग काटी है, फील्ड में रहे हो, फैमिली से दूर रहे हो, देख। तो एम तो होना चाहिए कि लाइफस्टाइल जो है उसको मेंटेन रखें, उसको बेटर करें। क्योंकि आज के दिन जो 1 करोड़ है, अगर मैं उसको 20 साल बाद देखेंगे तो उसकी वैल्यू कुल 35 लाख के करीब रह जाएगी। देख। तो उसमें तो काम चलने वाला नहीं है। नहीं। और पेंशन है, आपका बेसिक पेंशन होती है, अगर आप पीएमआर लिए हैं 20 साल के बाद या सुपर एनुएट हो रहे हैं, तो पेंशन भी इनसफिशिएंट हो जाती है, क्योंकि पेंशन एक तो आधी हो जाती है, उसमें आपको जो डीए वगैरह जो मिलता है, इंक्रीमेंट तो मिलता नहीं उसमें। हाँ जी। तो डीए मिलता है, आज के दिन डीए पूरे साल में, पिछला इंक्रीमेंट 3% का था, उससे पहले 5%। तो बेसिक रिक्वायरमेंट ही उससे बढ़ जाती है। अगर मैं आपको आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, मैं रिटायर हुआ था 2018 में। हाँ जी। उस टाइम पे दूध था 30 रुपए लीटर, आज है दूध, वही मदर डेयरी का दूध आज 70 रुपए लीटर है। तो दूध के रेट तो हो गए तकरीबन 140% बढ़ गए। तो क्या मेरे पिछले 7 साल में, 7.5 साल ही हुए हैं, क्या मैंने एफडी में डाल के या मेरे पैसे रखे हुए 140% तो ग्रोथ नहीं हुआ? तो हमारा इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा है उससे, तो हमें करना पड़ेगा।
मेरा एडवाइस तो ये होगा कि पेंशन अच्छी चीज़ है, तो पेंशन को एक ऐसे बैकअप ट्रीट किया जाए, ना कि ऐसे मेन प्लान। तो उसके लिए आपके पास या तो कॉर्पस होना चाहिए या पैसिव इनकम का सेकंड पैसिव इनकम का आपके पास सोर्स बना के रखना पड़े। मैं थोड़ा लकी था, मुझे ये पहले थोड़ा रियलाइज़ हो गया है, और लोगों ने मुझे अच्छे लोग मिले जिन्होंने बोला कि भाई रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दे। तो मैंने तो अपना प्लानिंग कर लिया था, इसलिए मैं थोड़ा बेटर ऑफ हूँ। अगर और मैं लोगों को इस चीज़ में मदद भी कर रहा हूँ। अगर किसी को मदद चाहिए तो हम मदद कर सकते हैं, नहीं तो आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर ज़रूर लें। तो केवल पेंशन और जो रिटायरमेंट कॉर्पस पे डिपेंड होने में काम नहीं चलने वाला है। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, केवल पेंशन पे डिपेंड रहना बहुत रिस्की हो जाएगा। सर आर्म फोर्सेस में डीएसओपी और पीपीएफ को सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लोग सोचते हैं कि अगर इस स्कीम में हमने पैसा डाल दिया है तो हमारी रिटायरमेंट सेफ और सिक्योर है। क्या ये सोच आज भी प्रैक्टिकल है या कुछ और भी कंसिडर करना चाहिए? डीएसओपी और पीपीएफ जो है या पीएफ है आपका, यस, ये फुली सिक्योर्ड होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट बैकिंग होती है और इन ए वे गारंटीड आपका कॉर्पस है। लेकिन इसमें जो ग्रोथ मिलती है आज के दिन 7.1 या 7.2% की ग्रोथ है। ओके, ठीक, जो कि टैक्स फ्री आ रहा है, गारंटीड आ रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इससे हमें ग्रोथ नहीं मिलेगी। ये इस पे डिपेंड रहना गलत हो सकता है। ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट था जब हम कमीशन हुए या उससे पहले 80s में 90s में, जब ये फिक्स इनकम या इन पीपीएफ की या डीएसओपी के रिटर्न्स आते थे 11-12% हमने भी देखे हैं पर एनम। उस टाइम पे हमारा इन्फ्लेशन 8 से 10% होता था, इनमें ग्रोथ अच्छी थी। आज के दिन हमारा इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन तकरीबन 6% है, अगर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बोले तो 8 से 10% है, और ऑफिसर्स की बात करें तो मोर देन 10% है। उसके लिए तो ग्रोसली इनसफिशिएंट है। तो इन पे टोटल डिपेंड रहना गलत हो सकता है, और इसमें कुछ अमाउंट रखें आप। ऐसा नहीं है कि सारे का सारा अमाउंट आप डाइवर्ट कर दें, और कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि सैलरी का बेसिक मिनिमम तो जाना होता है डीएसओपी में भी। उतना रखें अपने कंफर्ट के हिसाब से, और बाकी को आप ग्रोथ इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, मार्केट में जरूरी नहीं है इक्विटी में ही डालना, आप रीट्स में डाल सकते हो, ठीक है, फॉरेन इक्विटी में डाल सकते हो, गोल्ड में भी डाल सकते हो। डाइवर्सिफाई करना है, टोटल इन पे डिपेंडेंट रहना सही नहीं होगा। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि अगर मैं 10,000 की एसआईपी की होती जब से हम कमीशन हुए और अब तक, तो तकरीबन 25 करोड़ हो जाते। अगर वो 10,000 रुपये मान लीजिए मैंने डीएसओपी में किए होते, तो मेरा कॉर्पस 1.5 करोड़ भी नहीं होता। मैं आपको टेबल में दिखा देता हूँ कि अगर मैंने वही 10,000 की एसआईपी सपोज मैंने पिछले 29 साल डीएसओपी में की होती, गोल्ड में की होती, और लोग आजकल इंडेक्स फंड की बात करते हैं, इंडेक्स फंड में की होती, और एक एक्टिवली म्यूचुअल फंड में की होती, तो कितना कितना कॉर्पस था वो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। तो सबसे ज़्यादा और तकरीबन बाकियों से 5 से 6 गुना कॉर्पस मेरा इक्विटी और एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स ने ही दिया है, जिसमें आप भी एसआईपी कर सकते तो सर सॉल्यूशन क्या है? सेफ रिटर्न भी चाहिए लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी तो जरूरी है। हैं। एब्सोल्युटली। तो उसके लिए वही बोला मैंने, तो सारा एक ही इंस्ट्रूमेंट पे ओवर डिपेंडेंट ना हो, डाइवर्सिफाई करें अपने हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से, अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से। कुछ अमाउंट डीएसओपी और पीपीएफ में भी रखें, ठीक है, बेसिक अमाउंट रखें क्योंकि वो आपको स्टेबिलिटी देगा, और आपको जब मार्केट या एनवायरनमेंट टर्बुलेंट है उस टाइम पे आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील कराएगा। तो कुछ अमाउंट उसमें रखें, कुछ अमाउंट मार्केट में थ्रू सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो एसआईपी बोलते हैं मंथली रेगुलरली उसमें डालें, है ना। अगर आपकी पेंशनेबल जॉब नहीं है तो आप एनपीएस भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में एन्युटी मिलेगी, ठीक है। तो इन दोनों तीनों चीज़ों में ही आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो यही होंगे जो सजेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर जब टाइम आए तो थोड़ा प्रॉपर्टी में भी लगा लें क्योंकि वहाँ पे आप घर बना सकते हैं। तो वो ये 2-3 इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेजॉरिटी आपको मार्केट में ही जाना चाहिए, और एक चीज़ और ज़रूरी होगी कि आप हो सके तो इंश्योरेंस भी ले लें। केवल आर्मी का इंश्योरेंस, जो फौज का इंश्योरेंस है, जो कि आज के दिन 1 करोड़ से बढ़ के आई थिंक 1.25 या 1.5 करोड़ हो गया, तो वो सफिशिएंट नहीं है। 1 करोड़ का इंश्योरेंस भी रखें क्योंकि अगर इस दौरान आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को 1 करोड़ का कॉर्पस भी मिल जाएगा। देखो, जब आपको
खुदा ना खास्ते कुछ हो गया, यस आपको उनको एक आपका लॉस तो फील होगा, लेकिन फाइनेंशियली दे विल बी बेटर। अगर इसको मैं समराइज करूं तो आपका जो डीएसओपी और पीएफ है या पीपीएफ है, वो एक डेट है, उसको डेट की तरह समझे। उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं आएगी, लेकिन सेफ्टी मिलेगी आपको, वोलेटिलिटी कम मिलेगी। आपको ग्रोथ के लिए इक्विटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना ही होगा, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे आपके पास नॉलेज है तो डायरेक्ट इक्विटी भी कर सकते हैं, आपको भरोसा है, ठीक है। लेकिन टिप्स पे ना जाएं, अपनी खुद रिसर्च पे जाएं अगर कर सकते हैं। जाना तो मार्केट में ही पड़ेगा अगर आप पे ग्रोथ है। सर ये तो ठीक है, पर एक और भी स्टैंडर्ड एडवाइस होती है फौजियों में कि जब जॉब लग गई तो जल्दी से घर ले लो। करेक्ट। तो इज दिस राइट? देखो, घर रहने के लिए घर तो जरूरी है, लेकिन ये सोच थोड़ी पुरानी सोच है, क्योंकि 1980s में जब हम आए थे तो उस टाइम पे एक लहर भी चली थी, वेव चली थी कि रोटी कपड़ा और मकान वाली कहानी। तो ये उस टाइम की सोच है। मैं ये नहीं बोल रहा कि घर नहीं लेना चाहिए, लेकिन घर हम जनरली हमारे पास तकरीबन एक घर तो है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो घर में रहते हैं, वो घर तो हमारे पास आएगा, तो वो है। लेकिन घर लेने की जल्दी ना करें, क्योंकि हम घर ले लेते हैं 25-30 साल की उम्र में घर ले लिया, उस टाइम पे 2 बेडरूम लिया, 40 साल में तो 2 बेडरूम में पूरा परिवार नहीं आया, नहीं, ठीक है। 35-40 साल में लिया कि भैया मैं इस घर में सेटल हूँगा, लेकिन आप रिटायर हो गए 54 साल में, उसके बाद दाएं बाएं जॉब करी, घर तो ले लिया नोएडा में, तो आप जॉब कर रहे हो बेंगलोर में, अब वो घर तो शिफ्ट होके वहाँ नहीं जाएगा। हो सकता है आपने जो रिटायरमेंट के घर लिया कह के 20-25 साल बाद आप उस घर में रहने जा रहे हो, तो हो सकता है उसको रिटायरमेंट होम ना हो आपका, क्योंकि आज के दिन डायनेमिक जॉब्स है। तो वो घर एक ऐसे इन्वेस्टमेंट रह गया, बट घर ऐसे इन्वेस्टमेंट हैज नॉट वर्कड वेल फॉर मैनी, ठीक है। तो और दूसरा, जब आप अर्ली एज में घर लेंगे, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी उतनी नहीं होती कि जिससे कि आप, क्योंकि ना तो आपके पास उतना कॉर्पस होता है उस टाइम पे, तो आप दाएं बाएं से लोन ले लेंगे और डेट में आ जाएंगे पूरे, और फिर आपके पास कुछ लिवरेज बचेगा ही नहीं, पूरा पैसा जो कमा रहे हो वो ईएमआई में देते रहे। तो उसके लिए पहले पूंजी इकट्ठी कर लें, उसके लिए आप ग्रोथ इंस्ट्रूमेंट में डालें। जब पूंजी हो जाए, जब आप घर में फाइनली रहने जा रहे हो, तब आप डिसाइड करो कि भाई मैं नोएडा में रहूँगा या बेंगलोर में रहूँगा या पुणे में रहूँगा, तो उस टाइम पे घर लें। तो उसके लिए एक बेसिक है कि जब आप घर लेने जा रहे हो, क्योंकि घर लेने के बाद में आपकी बाकी ज़रूरतें तो ख़त्म नहीं होंगी, वो तो चलती रहेंगी, तो एक इमरजेंसी कॉर्पस है उससे पहले आपके पास। घर खरीदने से पहले 20% आपको अपफ्रंट देना पड़ता है, ठीक है। आपकी ईएमआई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 30-40% से ज़्यादा की ईएमआई नहीं होनी चाहिए फ्रॉम द टेक होम जो इनकम है आपकी मंथली। दूसरा, आप जब घर ले लेंगे तो उसके बाद में उसमें रिपेयर भी कराने, बाकी काम भी कराने, और जितना आपको अमाउंट बताया गया तो उसका 20% एडिशनल भी आपके पास होना चाहिए। देख, जब इतना कॉर्पस हो जाए तभी आप घर ले। देख, और कुछ साल पहले और अभी भी लोगों में ये भ्रम चल रहा है कि होम लोन लेने से हमें टैक्स बच जाता है। देखो, होम लोन का से टैक्स जरूर बचता है, लेकिन वो उसका जो प्रिंसिपल कंपोनेंट जो आप पे करते हो, वो तो आपको एटीसी में ही मिलता है, जिसमें आपका डीएसओपी और एजीआईएफ सब्सक्रिप्शन पहले ही जा रहा है, तो उसका बेनिफिट सबको नहीं मिल पाता। दूसरा, इंटरेस्ट में आपको 2 लाख रुपए तक का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट टैक्स फ्री हो जाता है, इनकम से कम हो जाता है, लेकिन वो भी होगा ओल्ड टैक्स रेजिम में। अगर आप टैक्स फाइलिंग आपकी न्यू टैक्स रेजिम में, तो उसका भी फायदा शायद नहीं होगा। तो ये सब ध्यान रखें, जब फाइनेंशियल कैपेसिटी आपकी हो जाए और जब आपको फाइनली घर में रहना है, क्योंकि घर बना है रहने के लिए, तो तब घर लें। घर लेने में जल्दी ना करें, सोच समझ के लें। सर इंश्योरेंस के नाम पर फौजी एलआईसी, यूलिप और एंडोमेंट प्लान ले लेते हैं, Right. तो वो सोचते हैं कि इसमें पैसा भी सेफ है और इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, तो क्या ये सोच सही है? यस, ये मैंने देखा है कि बहुत सारे फौजियों के पास, अफसर्स के पास ये यूलिप प्लान है, एंडोमेंट प्लान बहुत लिए हुए हैं। तो उसका कहावत तो ये बोलती है कि भाई इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी भी मिक्स ना करें। जो आपने दोनों तीनों इंस्ट्रूमेंट बोले, यूलिप, एंडोमेंट प्लान, ट्रेडिशनल प्लान जो बोलते हैं, ये सारे ये मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस है। तो इसमें ना तो अच्छा सा इंश्योरेंस मिलता है और ना ही अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। तो किसी भी एंडोमेंट प्लान का देखने में तो ऐसा अच्छा लगेगा कि 1-1 लाख रुपए दो 10-12 साल, उसके बाद आपको लाइफ टाइम 1-1 लाख मिलेगा और सारा कॉर्पस भी वापस आ जाएगा। लेकिन अब उसका आईआरआर बोलते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालोगे तो किसी का भी 6-6.25% से ऊपर नहीं जाएगा। तो सब ऑप्टिमल प्रोडक्ट है। इंश्योरेंस को अलग रखें,
इन्वेस्टमेंट को अलग करें। इंश्योरेंस के लिए प्योर टर्म इंश्योरेंस ले और इन्वेस्टमेंट के लिए डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो बेटर होगा। दूसरा, लोग यूलिप ले लेते हैं। अगर आप यूलिप ले रहे हो विच इज अगेन मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस, तो उसमें आप अगर 50,000 रुपये हर साल दे रहे हो तो उसमें जो इंश्योरेंस मिलेगा कुल तकरीबन आपको 5 से 6 लाख का मिलेगा। लेकिन अगर 50,000 रुपये आप प्योर इंश्योरेंस लेते हो तो 50,000 में अगर आप यंग हैं, 25-30 साल के हैं, तो आपको 2 से 3 करोड़ का भी इंश्योरेंस मिल सकता है। तो इससे इंश्योरेंस लें, इन्वेस्टमेंट को अलग रखें, तो आपको ग्रोथ भी मिलेगी और आपकी फैमिली को इनकेस आपको कुछ हो गया उस टाइम पे कॉर्पस भी मिलेगा। इंश्योरेंस इज नॉट इन्वेस्टमेंट, इसको अलग रखें और इसके बारे में समझें। अगर गलत हो गया है तो उसको आगे करेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, एक साइलेंट प्रॉब्लम होती है कि मोस्टली ऑफिसर की फाइनेंशियल डिसीजन उनके हाथ में ही होती है। आपको क्या लगता है ये अप्रोच कितनी सही है? सही तो बिल्कुल भी नहीं है। जो हमने करना तो ये चाहिए था कि हम शुरू से ही अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करके रखें ऑल फाइनेंशियल डिसीजंस में। और आर्मी इसको आर्म फोर्सेस इसको इंश्योर भी करने की कोशिश करते हैं कि जहाँ हो सकता है वहाँ पे आपको जॉइंट अकाउंट वगैरह डाल के वो कराते भी हैं। वो इंस्टीट्यूशन भी इसमें अपनी एफर्ट्स तो डाल रहा है लोगों को समझाने की, लेकिन ये हमें पहले ही दिन से खुद भी कर लेना चाहिए था। अगर नहीं किया तो रिटायरमेंट के बाद तो पक्का करें। तो जहाँ तक हो सके अपनी फैमिली को अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएं। आप किसके थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उसके बारे में भी बताएं। रादर उसके पास जब मिलने जा रहे हैं तो साथ लेके जाएं। देख, फैमिली को भी, अगर बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों को भी, ठीक है। जब तक उनको दिखाओगे नहीं, सिखाओगे नहीं, वो सीखेंगे नहीं। और फिर सडनली एक दिन कुछ हो जाएगा तो उनके पास आ जाएगा, उनको समझ में नहीं आएगा। आप इंश्योरेंस का एडवाइज़र कौन है उसके बारे में बताएं। बैंक के कितने अकाउंट हैं, कैसे ऑपरेट होते हैं, वो भी सिखाएं, क्योंकि करना पड़ेगा। और ये आपको भी एनेबल करेंगे, जब आप बिजी हैं तो वो आपके पीछे से उसका ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। बैंक में अब हर बार आपको जाने की जरूरत, तो उसको एनेबल करें, उनको इन्वॉल्व करें। अपने विल्स एंड नॉमिनेशंस को अपडेटेड करके रखें। जिसको आप नॉमिनी करना चाहते हो उसको आप नॉमिनी करें। और उनको फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल अवेयरनेस उनका भी साथ के साथ होते रहना चाहिए। हर फैमिली को आपके बेसिक पे, बेसिक सेविंग्स, बेसिक आपके इन्वेस्टमेंट क्या है उसका पता होना चाहिए। उनको आज के दिन डिजिटल बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं, तो फैमिली को फाइनेंशियल ऑपरेशंस करने आने चाहिए। बैंक में चेक कैसे होता है, विड्रॉ कैसे होता है, और डिजिटल बैंकिंग सिस्टम्स और उनके प्रोसेस पता होने चाहिए। और उनके फ्रॉड जो आजकल हर आए दिन फ्रॉड हो रहे हैं उससे भी अवेयर कराएं, और कैसे उससे बच सकते हैं वो उनको सिखाएं। यूपीआई एंड ऑनलाइन बैंकिंग आज के दिन सब करते हैं, तो उनके बारे में उनको सिखाएं भी, और उनके क्या क्या ध्यान रखना है वो भी बताना है। सर, फौज में तो रिटायरमेंट 54 की एज में हो जाती है, करेक्ट, पर खर्चा तो 80 इयर्स तक चलता रहता है। करेक्ट। तो अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होनी चाहिए? यस, आपने सही कहा। फौज में आर्मी ऑफिसर्स जनरली मेजोरिटी 80% ऑफ अस, रादर 90% ऑफ अस रिटायर बाय द एज ऑफ 54। जबकि सिविल में रिटायरमेंट एज तकरीबन से 60 साल है। और अगर मैं जवानों की बात करूं, अदर रैंक्स की बात करूं, तो वो लोग तो 35 साल में ही रिटायर होना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत अर्ली है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपना रिटायरमेंट कॉर्पस पहले तो कैलकुलेट करें। और हमारी वेबसाइट पे भी कैलकुलेटर अवेलेबल है, आप कहीं पे भी ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो आप अपना रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करें, उसके हिसाब से पहले दिन से ही अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें। छोटे से ही स्टार्ट करें, लेकिन करें। और जब आप रिटायर हो रहे हैं तो अपने देखिए आपके आपका क्या क्या गोल, आर्मी से रिटायर हो रहे हैं उसके बाद में क्या करना है वो आप पहले प्लान कर लें। उसकी तैयारी आप पहले भी कर सकते हैं। जैसे आपने टीचिंग जाना है या कॉर्पोरेट में जॉब करना है तो एमबीए वगैरह तो आप सर्विस के टाइम करें, उसकी प्रिपरेशन रखें। और कुछ पैसिव इनकम का कुछ जरिया बनाएं, कुछ ऐसे ही बनाएं। आप खुद नहीं कर सकते, हमें भी पता है, तो अपने स्पाउस के थ्रू, फैमिली मेम्बर्स के थ्रू एक पैसिव इनकम का एक सोर्स बनाएं। उसके जो रिटायरमेंट के बाद आपका एक प्रोफेशन हो सकता है, फुल टाइम हो सकता है। फाइनेंशियली एनेबल करें, उसके लिए स्टार्ट तो होगा, पहले कैलकुलेट करें, ये करें, तो उसके बाद आपकी सेफ एंड सिक्योर एंड सस्टेनेबल रिटायरमेंट लाइफ बिता पाएंगे। और आपने सही कहा, 54 साल में रिटायर हो गए। लाइफ तो आज के दिन 90 साल तक भी लोग जी रहे हैं, और जनरली जी रहे हैं, क्योंकि आर्मी में तो हम सब फिट होते हैं। तो केवल पेंशन पे
और रिटायरमेंट कॉर्पस पे काम नहीं चलने वाला। और सडनली आपको वैक्यूम भी फील होगा, क्योंकि आप 25 साल में के एट मैच होंगे जब आप कमीशन हुए, 54 में रिटायर हो गए, तो आपने कितना 30 साल किया एट मैक्स। देख तो 54 से अभी 36 साल हो जाएंगे, अगर 90 तक जियोगे तो 36 साल आप हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। नहीं। तो कुछ अपने आप को मेंटली भी एंगेज करने का प्रिपरेशन करें, और फिजिकली और मेंटली एंगेज रहें फिर। और कुछ अगर इसमें से सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाएगा तो आपकी रिटायरमेंट की लाइफ बहुत अच्छी बीत जाएगी, पर्पसफुल हो जाएगी। तो दोस्तों, फौज सैक्रिफाइस, डिसिप्लिन और कमिटमेंट सिखाती है, लेकिन पैसों का मैनेजमेंट भी आना चाहिए। ये आर्ट हर ऑफिसर और जवान को आनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। जय हिंद एंड प्लान स्मार्ट।